ये है हमारा चैप्टर 12 इंसुलेशन का लेक्चर 2। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़े हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर और अर्थ का सरफेस हीट कैसे हो रहा है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, पहला फैक्टर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? सन रेज आर क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। ये अर्थ है और लैटिट्यूड ऐसे है, ये लैटिट्यूड्स हैं और ये क्या है? ये इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे जो रीजन है क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में क्या है? सन रेज जो हैं ये सन है और सन की रेज यहाँ पर डायरेक्ट जा रही है। सन की रेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा जा रही है और ये सन की रेज अर्थ का ये जो रीजन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न, सन की रेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा जा रही है और ये सन की रेज जो है ये क्लोजेस्ट है, पास में है। समझ में आया? क्या है ये जो सन की रेज है ये इस रीजन में सन की रेज क्या है? काफ़ी पास है और यहाँ पर इस रीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में बहुत ही ज़्यादा सन की रेज जा रही है। दिस जोन गेट्स द मैक्सिमम इंसुलेशन एंड हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। अब क्या है? इस रीजन में, इस जोन में सन की रेज ज़्यादा जा रही है। अब सन की रेज ज़्यादा जा रही है तो क्या होगा? इंसुलेशन भी ज़्यादा होगा। सन की रेज ज़्यादा है तो इंसुलेशन भी ज़्यादा है। अब इंसुलेशन जब ज़्यादा है क्या होगा? अर्थ का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि दिस जोन गेट्स द मैक्सिमम इंसुलेशन एंड हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। इस जोन में ज़्यादा इंसुलेशन है, मैक्सिमम इंसुलेशन है, इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी क्या है? मैक्सिमम है। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ये क्या है? ये इक्वेटर है। हम इक्वेटर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर में होगा, इक्वेटर में क्या है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है और हम जैसे जैसे, ये क्या है? ये पोल है। हम जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर जाएंगे पोल की तरफ या फिर नीचे जाएंगे साउथ पोल की तरफ, वैसे क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। इक्वेटर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? फोर्थ पॉइंट है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर वार्मर देन द नॉर्दर्न पार्ट। इंडिया, ये इंडिया है, ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है और ये साउदर्न पार्ट ये यहाँ पर इक्वेटर है तो इक्वेटर के पास आ रहा है, इक्वेटर से पास है साउदर्न पार्ट, इसलिए जो साउदर्न पार्ट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्थ पार्ट के कंपैरिजन में साउदर्न पार्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? नॉर्थ पार्ट में। लैटिट्यूड के फिर से रिवाइज करते हैं, ये क्या है? सन रेज आर क्लोजेस्ट टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। सन के जो रेज हैं वो किसके पास में ज़्यादा हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के। नेक्स्ट पॉइंट है दिस जोन गेट्स द मैक्सिमम इंसुलेशन एंड हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर। इस रीजन में, इस जोन में क्या है? हाईएस्ट, मैक्सिमम इंसुलेशन है, सन की रेज ज़्यादा है, इंसुलेशन भी ज़्यादा। अब इंसुलेशन ज़्यादा है, इंसुलेशन क्या है? ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इसके पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। इंसुलेशन क्या है? जो सन की रेज आ रही है, सन की रेज जो अर्थ पर आ रही है वही क्या है? इंसुलेशन है। अब सन की रेज ज़्यादा है मतलब मैक्सिमम इंसुलेशन, इंसुलेशन ज़्यादा है, उसकी वजह से टेम्परेचर भी इस जोन का हाईएस्ट टेम्परेचर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं वैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है।
लास्ट पॉइंट है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आर वार्मर देन द नॉर्दर्न पार्ट। जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है, नीचे का पोर्शन है, उसमें गर्मी ज़्यादा है नॉर्दर्न पार्ट के कंपैरिजन में। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो साउदर्न पार्ट है ये इक्वेटर से थोड़ा पास में आ रहा है, इस वजह से साउदर्न पार्ट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है नॉर्दर्न पार्ट के कंपैरिजन में। ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, एल्टीट्यूड। इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है? हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। सी लेवल से ऊंचाई पर, सी लेवल से ऊपर हाइट में जो भी प्लेस है उसे हम क्या कह रहे हैं? एल्टीट्यूड। कैसे? ये सी लेवल है, सी लेवल है, और यहाँ पर कोई प्लेस है, ठीक है। ये यहाँ पर सी लेवल से मान लीजिए 10 किलोमीटर अबव है। सी लेवल से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर कोई प्लेस है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि दिस प्लेस, ये प्लेस कितने एल्टीट्यूड में है? 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में है। कैसे? ये सी लेवल है और कहीं की भी किसी भी प्लेस की हम हाइट देखते हैं कि वो कितना सी लेवल से कितने ऊंचाई पर है, उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे ये कोई प्लेस है, कितने एल्टीट्यूड पे है? 10 किलोमीटर में। ये सी लेवल है, सी लेवल से हम ऊपर हाइट में जा रहे हैं एटमॉस्फेयर तरफ, वो भी क्या है? एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या है? हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। सी लेवल से अबव, सी लेवल के अबव जो प्लेस है उसकी हाइट क्या है? उसे हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। ये समझ में आया। और हम सी लेवल से ही क्यों, कि कहीं की भी हाइट जो है उसे हम सी लेवल से ही क्यों नापते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि लैंड मास है, लैंड मास, ये लैंड मास है, कहीं पर भी इक्वल नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, कहीं पर भी इक्वल नहीं। कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं यहाँ पर फ्लैट है, ऐसे है, कहीं पर ऐसे है। तो हम ये नहीं मेज़र कर सकते हैं कि लैंड मास से हम मेज़र नहीं कर सकते हैं कि कोई प्लेस कितने हाइट में है, कितने एल्टीट्यूड में है। हम सी लेवल से क्यों देखते हैं? क्योंकि सी लेवल है, इसमें वाटर है, सी में क्या है? वाटर है, और वाटर हर जगह क्या है? वो सेम है। ये सी लेवल है, तो सी लेवल क्या है? ये जो वाटर लेवल है, ये वाटर हर जगह सेम ही रहेगा। लैंड मास में ऐसा नहीं है। लैंड मास में कहीं माउंटेन्स है, कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचे है, तो हम ऐसे मेज़र नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सी के लेवल से ही मेज़र करते हैं। ये समझ में आया कि एल्टीट्यूड क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। ट्रोपोस्फेयर क्या है? हम एटमॉस्फेयर चैप्टर में देखे हैं कि ट्रोपोस्फेयर क्या है। ये अर्थ है, अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है। अर्थ के सरफेस के ऊपर वाली जो पहली लेयर है वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। अब ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम जैसे ट्रोपोस्फेयर की तरफ जाएंगे वैसे क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेस। हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर तरफ वैसे क्या होता जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ये क्या है? इन ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस क्या है? विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, जैसे हम एल्टीट्यूड में जाएंगे, जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हाइट में, वैसे क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल लैप्स रेट 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? ये भी हम एटमॉस्फेयर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब ये है क्या? फिर से बताते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट ये है, ट्रोपोस्फेयर है, और ट्रोपोस्फेयर में ये अर्थ का सरफेस है, ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक। हम अर्थ सरफेस से ऊपर एल्टीट्यूड में जा रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन किस रेट से डिक्रीज हो रहा है? 6.4 डिग्री सेल्सियस
1 किलोमीटर में। हम 1 किलोमीटर, अर्थ के सरफेस से हम 1 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर की तरफ गए, एटमॉस्फेयर में गए हाइट में, क्या होगा 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। और इसी रेट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट कितना है, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटमॉस्फेयर गेट्स एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एटमॉस्फेयर को जो एनर्जी मिल रही है, जो हीट एनर्जी मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है, अर्थ के सरफेस से। किस फॉर्म में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में। अब ये अर्थ है, ये अर्थ है, हम क्या पढ़े इंसुलेशन में, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है कि जो इंसुलेशन, जो सन की रेज आ रही है, अर्थ एब्जॉर्ब कर रहा है। अब वो अर्थ एब्जॉर्ब करने के बाद जितना एनर्जी अर्थ ने एब्जॉर्ब की है, वापस से उसे रिफ्लेक्ट आउट कर रहा है स्पेस में। अब जो रेज रिफ्लेक्ट जब होंगी तो क्या है, एटमॉस्फेयर, कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर 34 यूनिट क्या करेगा, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। जितना भी एनर्जी रिलीज करेगी अर्थ, रिफ्लेक्ट करेगी स्पेस में, उसका 85% एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है उस हीट एनर्जी को, उस सन की एनर्जी को, उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर को एनर्जी मिल रही है, एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है। यही इस पॉइंट में है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर द मेन एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्बिंग द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ये प्रेजेंट है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स हैं, जो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही हैं। ये समझ में आया, फिर से रिवाइज करते हैं। एल्टीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल। एल्टीट्यूड क्या है, सी लेवल के अबव, ऊंचाई पर, हाइट में क्या है, जो प्लेस है उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। इन ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं, हम ट्रोपोस्फेयर की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाई पर जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। किस रेट से डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, उसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। और किस रेट में डिक्रीज हो रहा है, 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। एटमॉस्फेयर गेट्स एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एटमॉस्फेयर को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, अर्थ के सरफेस से मिल रही है, ग्राउंड से मिल रही है, किस फॉर्म में, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर मेन एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्बिंग द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एटमॉस्फेयर में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन एलिमेंट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये पॉइंट समझ में आया। अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट। इसे आप नोट कर लीजिए। ये तीसरा फैक्टर, लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, कि लैंड और सी में टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस डायरेक्टली अफेक्ट द हीटिंग ऑफ एयर अबव। जो अर्थ का सरफेस है, हीट हो रहा है, डायरेक्टली अफेक्ट किस में कर रहा है, अर्थ के सरफेस में जो हीट जा रही है वो किस में अफेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली, जो उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर एयर है। ये क्या है, अर्थ का सरफेस है, सरफेस के ऊपर एयर है, एयर प्रेजेंट है। जब अर्थ का सरफेस हीट होगा, सबसे पहले क्या किसे अफेक्ट करेगा, जो उसके ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर एयर प्रेजेंट है। अर्थ का सरफेस वार्म हुआ, इसकी वजह से जो एयर है, जिसके आसपास एयर है, वो भी क्या होगी, वार्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट है लैंड एंड वाटर हैव वेरिंग कैपेसिटी इन एब्जॉर्बिंग एंड रिफ्लेक्टिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन। लैंड और वाटर के पास अलग अलग कैपेसिटी है किस चीज की? एब्जॉर्बिंग एंड रिफ्लेक्टिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। जो सोलर रेडिएशन, जो सन की रेज आ रही है अर्थ में, उसमें क्या है? लैंड की कैपेसिटी अलग है और वाटर की अलग है। वाटर क्या है? वाटर सोलर रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और जल्दी एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से वाटर वार्म जल्दी होगा लैंड के कंपैरिजन में, क्योंकि वाटर जो है वो सोलर रेडिएशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है और जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा है। इस वजह से वाटर जो है वो लैंड से पहले वार्म हो जाएगी। लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। लैंड जल्दी ठंडी हो जा रही है, कूल डाउन हो जा रही है। किससे? वाटर से। क्यों? क्योंकि लैंड की जो रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। लैंड क्या कर रहा है? काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी जल्दी सोलर रेडिएशन को वापस से रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इस वजह से लैंड वाटर से पहले कूल हो रही है। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर हॉटर इन समर एंड कोल्डर इन विंटर। जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो लैंड है, कॉन्टिनेंट्स है, उसका टेम्परेचर समर में बहुत ज़्यादा है और विंटर में कोल्ड है। समर में क्या हॉट है और विंटर में कोल्ड है। क्यों? क्योंकि जिस तरफ ज़्यादा रेज जा रही है सन की, सोलर रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है अर्थ, उससे क्या होगी? हीट होगी, वार्म अप होगा। वो किस सीजन में होता है? समर सीजन में होता है। और जब कूल डाउन होती है, जब अर्थ कूल डाउन होती है, वो किस सीजन में हो रही है? विंटर में। उस कॉन्टिनेंट का जो टेम्परेचर है वो विंटर में कूल है और समर में हॉट है। फिर क्या है? लैंड और सी फिर से देखते हैं कि हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस डायरेक्टली अफेक्ट द हीटिंग ऑफ एयर अबव। अर्थ सरफेस सबसे पहले अफेक्ट किसे कर रहा है? जो उस सरफेस के, उस एरिया के ऊपर जो एयर है उसे सबसे पहले अफेक्ट करेगा। या तो वो हीट होगी या फिर कूल होगी। लैंड एंड वाटर हैव वेरिंग कैपेसिटी इन एब्जॉर्बिंग एंड रिफ्लेक्टिंग इनकमिंग सोलर रेडिएशन। वाटर और लैंड के पास अलग अलग कैपेसिटी है। वेरिंग कैपेसिटी मतलब अलग कैपेसिटी है रिफ्लेक्टिंग और एब्जॉर्बिंग सोलर रेडिएशन की। कैसे? वाटर सोलर रेडिएशन को जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा है और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। इस वजह से लैंड से पहले वार्म अप हो जा रही है। वाटर लैंड से पहले वार्म अप हो रहा है और लैंड देर में हो रही है वाटर से। लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर। लैंड वाटर से पहले कूल डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लैंड के पास ज़्यादा कैपेसिटी है और जल्दी क्या कर रहा है? सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। इस वजह से लैंड जल्दी कूल हो जा रही है। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर हॉटर इन समर एंड कोल्डर इन विंटर। कॉन्टिनेंट्स का जो टेम्परेचर है वो समर में हॉट है और विंटर में कोल्ड है। ये पॉइंट समझ में आया? ये तीसरा पॉइंट था, ये तीसरा फैक्टर था। अब हम फोर्थ फैक्टर पढ़ते हैं, प्रिवेलिंग विंड्स। विंड्स की वजह से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टेम्परेचर का। फोर्थ फैक्टर क्या है? प्रिवेलिंग विंड्स एंड ओशियन करंट्स। विंड्स की वजह से और ओशियन करंट्स की वजह से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। इन समर winds blowing are warmer and in winter winds are colder। समर में क्या है? टेम्परेचर हॉट है, टेम्परेचर ज़्यादा है। इस वजह से जो वहाँ पर विंड होगी वो भी क्या होगी? वार्म होगी। और जो कोल्ड विंटर में टेम्परेचर क्या है? कूल है। उसकी वजह से जो वहाँ पर विंड ब्लो कर रही है, विंड जो चल रही है, उसका भी जो विंड है वो भी क्या है? कोल्ड है। क्या है?
इन समर विंड्स ब्लोइंग आर वार्मर एंड इन विंटर विंड्स आर कोल्डर। समर में विंड्स जो ब्लो कर रही है वो वार्मर है, वार्म है, और विंटर में जो विंड्स ब्लो कर रही है वो क्या है, कूल है। नेक्स्ट पॉइंट, विंड ब्लोइंग फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड्स आर वार्मर एंड फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड्स आर कोल्डर। ये अर्थ है। अब क्या है, इस लैटिट्यूड में टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जहाँ पर विंड होगी वो भी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा वार्म होगी, बहुत ज़्यादा हॉट होगी। अब ये लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जब जा रहे हैं, हम हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं, ये क्या है, हाई लैटिट्यूड। हम लो लैटिट्यूड से ऊपर हाई लैटिट्यूड में जा रहे हैं, उससे क्या होगा, जो विंड ब्लो कर रही है वो कैसी ब्लो कर रही है, वार्म ब्लो कर रही है। यहाँ इक्वेटर में था, इस जगह में, इस रीजन में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से विंड, वो भी क्या है, उसका भी टेम्परेचर ज़्यादा है, हॉट है विंड। अब ये विंड किधर जा रही है, लो लैटिट्यूड में। अब ये वार्म विंड है, इधर लो लैटिट्यूड में जा रही है तो वो विंड है, इधर से वार्म जा रही है तो क्या होगी, वार्म विंड होगी। लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड में जा रही है, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड में जो जा रही है विंड, वो कैसी विंड है, वार्म विंड। जो हाई लैटिट्यूड से, जो यहाँ से विंड आ रही है, जो यहाँ से विंड आ रही है वो कैसी आ रही है, कूल विंड आ रही है। समझ में आया। हाई लैटिट्यूड से जो लो लैटिट्यूड में विंड आ रही है वो कैसी है, कूल है। यहाँ पर इस रीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो विंड है वो भी क्या होगी, कूल होगी। विंड कैसी है, कूल है। अब ये ब्लो कर रही है किधर, हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ। अब ये विंड कूल है, इस वजह से क्या है, ये विंड जो है ये कूल है, कोल्डर है। हाई लैटिट्यूड से जो लो लैटिट्यूड में आ रही है वो विंड कैसी है, कोल्डर विंड है। और जो विंड लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड में जा रही है, कहाँ से जा रही है, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड में, वो कैसी विंड है, वार्मर विंड है। ये समझ में आया। नेक्स्ट है, ऑल करेंट्स फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो लैटिट्यूड्स आर कोल्ड करेंट्स एंड फ्रॉम लो लैटिट्यूड्स टू हाई आर वार्म करेंट। करंट के बारे में हम ओशियन करंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोस्फीयर चैप्टर में। करंट क्या है, अब ये जो करंट्स हैं ये जब हाई लैटिट्यूड से, सेम जैसे विंड जैसे ही है, अब ये है ओशियन करंट, कहाँ से, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रहे हैं। अब ये हाई लैटिट्यूड में जो ओशियन का पानी है वो कैसा है, काफ़ी ज़्यादा वार्म है। अब ये वार्म वाटर हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रहा है तो क्या होगा, ये जो करंट है ये कैसा है, ये वार्म करंट है। अब जो करंट लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड में आ रहा है, सॉरी हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड में आ रहा है, ये हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड में आ रहा है तो ये कैसा करंट होगा, कोल्ड करंट होगा। कैसे, अब यहाँ का इस रीजन टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ओशियन का पानी भी कोल्ड होगा। यहाँ पर टेम्परेचर कम है, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, इस रीजन का टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम है, ओशियन का पानी क्या है, कूल होगा। अब कूल होने की वजह से जो ओशियन में करंट्स हैं वो कैसे हैं, कूल है। अब ये करंट्स जब हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड में आ रहे थे, कौन सा करंट है, ये कोल्ड करंट है। अब कोल्ड करंट है या फिर वार्म करंट है, ये अब ये जैसे मान लीजिए ये कोई करंट है, ओशियनिक करंट है, और इसके साइड में कोई एरिया है, कोई लैंड मास है। अब क्या करेगा, अगर यहाँ से इस प्लेस से होते हुए वार्म करंट जा रही है तो जो आसपास का एरिया होगा, वार्म करंट के आसपास का जो एरिया होगा उसका क्लाइमेट भी क्या होगा, वार्म होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या जा रही है, वार्म करंट जा रही है। अब करंट वार्म है, वार्म वाटर जा रहा है
तो उससे जो टेम्परेचर होगा उसका क्या होगा, टेम्परेचर हॉट होगा। इस वजह से आसपास का जो एरिया है उसका क्लाइमेट क्या है, कैसा है, टेम्परेचर वहाँ का ज़्यादा होगा और क्लाइमेट हॉटेस्ट होगा। अब सेम ऐसे कोल्ड करंट में है, अब ये कोल्ड करंट है, वहाँ से फ्लो हो रहा है, तो जो आसपास का एरिया होगा वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, कूल होगा। एक कोल्ड करंट का एग्जांपल है कैलिफोर्निया कोस्ट ऑफ यूएसए। जो यूएसए का कैलिफोर्निया कोस्ट है उसके पास से क्या जा रही है, कोल्ड करंट जा रही है। अब कोल्ड करंट जाने की वजह से जो कैलिफोर्निया कोस्ट है यूएसए का, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कूल है। वार्म करंट का देखते हैं। वार्म करंट की वजह से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर क्या है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, वार्म है। क्यों वार्म है, क्योंकि वहाँ से वार्म करंट होते हुए जा रही है और वो किस में अफेक्ट कर रही है, क्लाइमेट में। ये समझ में आया। ये क्या थे, विंड्स और ओशियन के फैक्टर्स। ओशियन और विंड्स की वजह से कैसे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे हो रहा है। समर विंड्स ब्लोइंग आर वार्मर एंड इन विंटर विंड्स आर कोल्डर। समर में विंड्स कैसे ब्लो करेंगी, जिस जगह में समर सीजन होगा वहाँ पर विंड्स कैसी होंगी, वार्मर होंगी, और विंटर में विंड कैसी होगी, कोल्ड होगी। नेक्स्ट है विंड ब्लोइंग फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू हाई लैटिट्यूड। जब विंड लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड में जा रही है तो कैसी विंड्स है, वार्मर विंड्स वहाँ तक जा रही है। हाई लैटिट्यूड टू लो लैटिट्यूड्स आर कोल्डर विंड्स। जो विंड्स हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड में आ रही है वो कैसी विंड्स हैं, कोल्डर विंड्स हैं। नेक्स्ट है ऑल करेंट्स फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो लैटिट्यूड्स आर कोल्ड करेंट्स एंड फ्रॉम लो लैटिट्यूड्स टू हाई आर वार्म करेंट्स। जो करंट हाई लैटिट्यूड से लो करंट में फ्लो कर रहा है वो कैसा करंट है, कोल्ड करंट है। और जो करंट लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड में जा रहा है उसका ओशियनिक करंट कैसा है, वार्म करंट है। कोल्ड करंट का इफेक्ट कहाँ पर पड़ रहा है, कैलिफोर्निया कोस्ट ऑफ यूएसए में एग्जाम्पल है। और वार्म करंट का कहाँ पर है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप। और भी ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर कोल्ड करंट और वार्म करंट की वजह से वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए। हम फिफ्थ फैक्टर देखते हैं इसका। फिफ्थ फैक्टर क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल में और जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। पहला पॉइंट है डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन फॉरेस्ट रीजन एंड ओपन ग्राउंड। टेम्परेचर का डिफरेंस फॉरेस्ट रीजन में और ओपन ग्राउंड में अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि थिक लीव्स ऑफ फॉरेस्ट डू नॉट अलाउ मच इंसुलेशन। फॉरेस्ट रीजन में क्या है, बहुत ढेर सारे प्लांट्स हैं, बहुत ढेर सारे ट्रीज हैं। पेड़ की वजह से, बहुत ज़्यादा पेड़ होने की वजह से उसमें जो लीव्स हैं बहुत घनी है, बहुत थिक है, डेंस है। इस वजह से क्या है, जो सन की रेज आ रही है, इंसुलेशन जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। कैसे, ये लैंड है, ये फॉरेस्ट रीजन है और इसमें क्या है, बहुत ढेर सारे ट्रीज हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारे क्या हैं, ट्रीज हैं। अब सन की रेज जब आएगी तब क्या करेगी, ये लीव्स तक जा रही है। काफ़ी ज़्यादा डेंस लीव्स होने की वजह से, थिक लीव्स होने की वजह से क्या हो रहा है, जो सन की रेज है वो लीव्स रोक रही है, उसको यहाँ तक सरफेस तक अलाउ नहीं कर रही जाने के लिए। अब इंसुलेशन, सन की जो रेडिएशन है, इंसुलेशन, वो अर्थ सरफेस में नहीं जा पा रही है। अब अर्थ सरफेस में नहीं जाएगी तो यहाँ का टेम्परेचर कूल नहीं हो, मतलब हॉट नहीं होगा। जो इस अर्थ सरफेस का फॉरेस्ट रीजन का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा, कूल होगा। ये समझ में आया। क्यों, क्योंकि ये रीजन में, फॉरेस्ट रीजन में
इंसोलेशन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है और ओपन ग्राउंड में क्या है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, प्लांट की वजह से, ट्रीज की वजह से सन की रेडिएशंस रुक रही है। लेकिन जो ओपन ग्राउंड है यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से सन की रेज नहीं आ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट सन की रेज आ रही है ग्राउंड में। अब इससे क्या होगा, ये इस रीजन में, जिस जगह पर जो ओपन ग्राउंड है वहाँ पर इंसोलेशन मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी हाई होगा। लाइट कलर्ड, अब ये देखिए सॉइल के कलर की वजह से भी टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब सॉइल का कलर अलग है तो उसकी एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी भी अलग है। देखते हैं लाइट कलर्ड सॉइल रिफ्लेक्ट्स मोर इंसोलेशन। जो लाइट कलर की, जो हल्की कलर की सॉइल है वो इंसोलेशन को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है, उसके अंदर इंसोलेशन को रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन जो डार्क कलर सॉइल है, जिस सॉइल का कलर डार्क है, वो क्या है, बेटर एब्जॉर्बर, इंसोलेशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है। लाइट कलर क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, इंसोलेशन को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। और वहीं पर क्या है, डार्क कलर्ड सॉइल, और डार्क कलर सॉइल जो है वो बेटर एब्जॉर्बर है, इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है डार्क कलर्ड सॉइल के पास। ड्राई सैंडी सॉइल्स गेट हीटेड एंड कूल्ड रैपिडली। जो सैंड है, जिसे हम ड्राई सैंडी सॉइल जिसे कहते हैं, रेत कहते हैं। अब ये जो है, ये रेत है, ये सैंडी सॉइल है। अब ये क्या कर रही है, टेम्परेचर, अब इसके अंदर क्या, कैसी कैपेसिटी, इंसोलेशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना और फिर उसे काफ़ी जल्दी रिफ्लेक्ट कर देना। इस वजह से जो सैंडी सॉइल है ये जल्दी हीट हो जा रही है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है इंसोलेशन को एब्जॉर्ब करने की, और काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर रही है। इस वजह से ये जो ड्राई सैंडी सॉइल है ये क्या हो रही है, जल्दी वार्म अप हो रही है और जल्दी ही कूल डाउन भी हो जा रही है। और रिफ्लेक्ट, जितनी तेज़ी से ये इंसोलेशन को एब्जॉर्ब कर रही है सैंडी सॉइल, उतनी ही तेज़ी से रिफ्लेक्ट भी कर रही है। इस वजह से कूल भी जल्दी हो रही है ये सॉइल। वेट क्ले सॉइल्स वार्म अप एंड कूल डाउन स्लोली। जो क्लेई सॉइल्स होती है, जो वेट, थोड़ा जिसमें नमी होती है, ऐसी सॉइल्स को वो वार्म होने में भी काफ़ी टाइम लगता है और कूल होने में भी। ये क्लेई सॉइल क्या है, इंसोलेशन को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं, काफ़ी स्लोली एब्जॉर्ब कर रही हैं और स्लोली रिफ्लेक्ट भी कर रही हैं। इसी की वजह से क्या हो रहा है कि सॉइल जो है, वेट क्लेई सॉइल, वार्म अप भी स्लोली हो रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है इसे वार्म होने में, और कूल डाउन भी काफ़ी स्लो हो रहा है। ये क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है टेम्परेचर में। फिर से देखते हैं डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन फॉरेस्ट रीजन एंड ओपन ग्राउंड। फॉरेस्ट रीजन में अलग टेम्परेचर होगा और ओपन ग्राउंड में टेम्परेचर अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि थिक लीव्स ऑफ फॉरेस्ट डू नॉट अलाउ मच इंसोलेशन। जो थिक लीव्स हैं फॉरेस्ट में, वो इंसोलेशन को ज़्यादा अलाउ नहीं कर रही है, ग्राउंड तक पहुंचने नहीं दे रही है। इस वजह से क्या है, वहाँ का टेम्परेचर कूल है। और जो ओपन ग्राउंड में क्या है, सन की रेज डायरेक्ट आ रही है, इंसोलेशन एब्जॉर्ब हो रहा है, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, हॉट होगा। किसके कंपैरिजन में, फॉरेस्ट रीजन के कंपैरिजन में। लाइट कलर्ड सॉइल रिफ्लेक्ट्स मोर इंसोलेशन। जो लाइट कलर की सॉइल है वो इंसोलेशन को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। डार्क कलर की जो सॉइल है वो बेटर एब्जॉर्बर है, इंसोलेशन को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रही है। ड्राई सैंडी सॉइल्स गेट हीटेड एंड कूल रैपिडली। जो ड्राई सैंडी सॉइल है वो जल्दी ही कूल हो जा रही है और जल्दी ही हीट हो जा रही है। वेट क्ले सॉइल,
वेट क्ले सॉल्ट क्या है, वार्म अप भी स्लोली हो रही है और कूल डाउन भी स्लोली हो रही है। ये क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ये इंसुलेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 13। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।